इस शो में हम अक्सर उन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, जो कि सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं, 2030 तक उनको हासिल करने हैं, जिनमें 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। तो हमारे साथ अलग-अलग चेहरे जुड़ते रहते हैं और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक आर.ए. उस्मानी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है सर कि जिस तरीके से लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, शून्य गरीबी हमारा एक लक्ष्य है, 2030 तक हासिल करना है। क्या लगता है आपको? भारत देश 2030 तक शून्य गरीबी का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या रीजन है? रीजन ये है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मुल्क में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के पास ठोस उपाय नहीं है। और जो जातीय वैमनस्यता है जी, वो बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके व्यवसाय को चोट पहुंचाई जा रही है। इसलिए जो है 2030 में गरीबी दूर करना 100% लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। बिल्कुल। चलिए अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी का क्या लक्ष्य है? अगर शून्य गरीबी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर समाजवादी पार्टी को मौका दिया जाए कि आप शून्य गरीबी की तरफ काम करिए और 2030 तक गरीबी मुक्त भारत अगर करने का मौका मिले तो क्या हो पाएगा ये? जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी 24 में देश की सरकार उसके हाथ में दे दी गई होती हुँ, तो हुँ। गरीबी दूर हो जाती। जो कैसे? हमारे महागठबंधन के 2 लक्ष्य थे, हुँ, जो 2 मेन थे, वो पहला लक्ष्य ये था कि जो सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हुँ, हुँ, जो सरकारी निकाय हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको बेचा जा रहा है, जी, उसको बेचना बंद कर दिया जाता। हुँ, और सरकारी नौकरियों की जो वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम जी, साल में 2 करोड़ पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हुँ, तो हम साल में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करते और जो जी, बेरोजगारी जो है हमारी ये घटती और हुँ, लोग रोजी रोटी से लगते हुँ। तो गरीबी दूर होती। 2 करोड़ और लोगों को कैसे दूसरा, रोज़गार देते सर? क्या ऐसा करते? देखिए देखिए हमारे लक्ष्य जो थे वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। जो हमारा हुँ, जो चुनाव घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें साफ साफ था कि हम इस हुँ, देश के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। हुँ, आज किसान जो है उसके पास पैसा नहीं है। हुँ, किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हुँ, बिजली चोरी के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हुँ, कर्जे के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और इस हुँ, देश का जो हमारे देश का जो 80% किसान है, जी, उसकी रोजी रोटी को संकट पैदा हो गया है। हुँ, और जितना हमारी भारत सरकार ने अडानी का और अंबानी का कर्जा माफ किया है, जी, उससे कम पैसे में, उससे कम रुपयों में हमारे देश के सारे किसानों का कर्जा माफ हो हुँ, जाता। और हमारा सर जो दूसरा लक्ष्य था, आप सुन लीजिए, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। हुँ, जो हमारा दूसरा लक्ष्य ये था कि जी, हम जिस तरीके से जो मनुष्य आदमी हैं जो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, उसी जी, तरीके से हमारे घर की जो विवाहिता औरतें हैं, जो घर में औरतें हैं जो पढ़ी लिखी और वो जी, घर का काम कर रही हैं, उनको हुँ, भी कुछ मानदेय मिलना चाहिए। उनके हुँ, लिए हमारी महागठबंधन की सरकार ने व्यवस्था की थी, महागठबंधन ने जी, व्यवस्था की थी कि हम उनको 1 लाख रुपए साल में हुँ, उनके खाते में देंगे। 8,000 रुपए महीने, 12 8 96,000 रुपए। तो जी, हमारी जो आधी आबादी है इस देश की,
आधी आबादी क्या 60% जो आबादी, आज जो रेशियो है आदमियों और औरतों का, वो आदमियों का रेशियो घटता जा रहा है, आदमियों का रेशियो बढ़ता जा रहा है, औरतों का रेशियो घटता जा रहा है। तो आधी आबादी को हम रोजी रोटी से जोड़ने का काम करते। उनको जो हम 1 लाख रुपए साल में देते, उससे वो घर का काम भी करती और उस पैसे से वो रोजगार करती, धंधा करती, जिससे गरीबी दूर होती। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि इस देश के जितने हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको भी हम 8,000 रुपए महीना यानी 1 लाख रुपए साल में उनके अकाउंट में देने का काम करते। तो वो लोग उस पैसे से अपना रोजगार करते और हमारी जब बेरोजगारी दूर होती तो हमारे देश की गरीबी खत्म होती। लेकिन हम अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करके देश को गरीबी में ढकेल रहे हैं। हम स्वयं सर, लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को पहले भी मौके मिले थे, तो पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें लागू हो गई? समाजवादी पार्टी को देश में मौका नहीं मिला था। हाँ, देश में नहीं, राज्य समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका मिला था और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लागू की थी कि जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, उनके सीधे अकाउंट में पैसा देने का काम किया। हमने एक काम और किया, हमने बेरोजगारी दूर करने का एक काम और किया कि जो हमारे यहाँ के बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करेंगे, बीए में एडमिशन लेंगे, बीएससी में एडमिशन लेंगे, बीकॉम में एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, उन सारे बच्चों को हम लैपटॉप देने का काम करेंगे। और हमने बिना जाति भेदभाव के सारे बच्चों को लैपटॉप फ्री में बांटने का काम किया। तो जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, इंजीनियर बन गए। मेरा इससे एक सवाल है कि आपने इतना काम किया, इतना अच्छे अच्छे आपने काम बताए, तो फिर जनता ने आपको क्यों नहीं चुना दोबारा? नहीं, जनता ने हमको ही चुना है। जनता ने हमको ही चुना है और इस बार भी जनता ने हमको ही चुना है। लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आप समझिए बात। महाराष्ट्र में लगातार कई पोलिंग स्टेशन पे आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं और वो लोग निर्वाचन आयोग भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि जब हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर, पूरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने बीजेपी को या उसके गठबंधन को वोट नहीं दिया तो उनका 90% वोट कैसे निकला है? तो उसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले रही है और ना चुनाव आयोग डिसीजन दे रहा है। और वो ये कह रहे हैं, सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उन संस्थाओं पे इनके सहयोगी संगठनों के लोग जो हैं वो उन पे काबिज हो गए हैं और वो इस सरकार के खिलाफ कोई भी जजमेंट देना नहीं चाहते हैं। यानी कि वोटिंग में यहाँ पर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो आंदोलन प्रदर्शन आज महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं? भाई आप बताइए ना कि अगर हम वोटिंग से जीते हैं तो उन मतदान केंद्रों पे आंदोलन प्रदर्शन क्यों हो रहा है जिन मतदान केंद्रों पर भाई जनता ने वोट ही नहीं दिया और आपका वोट 80% निकल रहा है? क्यों निकल रहा है आप बताइए। भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था कि आप मुफ्त में राशन देते, रोजी रोटी का जो संकट अभी आ रहा है देश में उसको लेकर काम करते, और मुफ्त में 8,000 रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात आपने की थी, युवाओं के खाते में देने की भी बात आपने की थी। तो मेरे मन में उठ रहा है कि रोजी रोटी के लिए मुफ्त में राशन तो मौजूदा सरकार भी दे रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर खाते में देखिए हमारा नहीं, आप सुनिए तो हमारा जवाब आ जाने दीजिए। आप एक एक क्वेश्चन करिए, एक साथ 4 क्वेश्चन करोगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे ना। जी आपने बोलिए आप कह रही हैं कि ये सरकार जो है मुफ्त में राशन दे रही है। हाँ। ये मुफ्त में राशन किसको दे रही है? ये मुफ्त में राशन उन लोगों को दे रही है जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी पेशा करने वाले लोग हैं। इस देश में मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना है? जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जिसमें आप आती हैं और हम भी उसी मीडियम क्लास में आते हैं और ये जो सामने बैठे हैं ये भी मीडियम क्लास में आते हैं, इनके लिए कोई योजना नहीं है। तो जब यही लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं ये बैकफुट पे हैं, इनको ना तो कोई सुविधाएं मिल रही हैं, ना तो इनको कन्या विद्याधन मिल रहा है, ना इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ना इनको इनका कर्जा माफ किया जाएगा,
ना इनको कोई सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये मीडियम क्लास के हैं, इनके पास इनके घर में रहने के लिए घर है, इनके पास एसी लगी हुई है, इनके पास मोबाइल है, इसलिए हम इनको ये योजनाएं नहीं देंगे। तो हम बेसिकली काम ही नहीं कर रहे हैं। जो इस देश के विकास के लिए, जो लोग इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनके कंधों के ऊपर इस देश को आगे ले जाने का भार है, उनको हम सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम रोजगार की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। आज इस देश में पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो इंटरमीडिएट पास है, जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनके लिए कोई योजना है सरकार के पास? कोई योजना नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को, संस्थाओं को तो जो क्या समाजवादी पार्टी मीडियम क्लास के लिए कोई योजना सोच के रखी है कि आने वाले समय में लाएगी? वही पूरी योजना है हमारी। तो हमारी क्लियर स्थिति स्पष्ट है, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन बांटा, आप भी महिला हैं, आप भी बच्ची हैं, लेडीज हैं। हमारी सरकार ने इंटर पास जितनी भी लड़कियां थी, किसी जात ब्राह्मण की, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, अनुसूचित जात, जनजात, मुस्लिम, सारी जात के लड़कियों को 30,000 रुपए कन्या विद्याधन दिया। किस लिए दिया 30,000 रुपए कन्या विद्याधन? इसलिए दिया कि इंटर जब बच्ची पास करती है तो लगभग 17-18 साल की हो जाती है, तो वो अपना वो पैसा आगे की पढ़ाई में यूज करे। अगर कोई छोटी मोटी दुकान या कोई बिजनेस या कोई धंधा करना चाहे उसमें खर्च करे। वो लोग देश के विकास के लिए बने। आज हम देखते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो बहुत जगह जो है ये केंद्र खुले हुए हैं, जन सुविधा केंद्र, और उन जन सुविधा केंद्रों के मालिक का पता लगाया तो पता लगा कि अखिलेश सरकार में, मुलायम सरकार में, इन्होंने निवास तमाम लोगों को ये वहां पे बैठ के सुविधाएं दे रहे हैं और इनको अच्छी अर्निंग भी हो रही है। तो ऐसी कोई योजना तो तुम्हारे पास नहीं है ना। गरीबी दूर करने की तुम्हारे पास कोई योजना नहीं। तुम्हारे पास तो अडानी का कर्जा माफ करने की योजना है, अंबानी का कर्जा माफ करने की योजना है। दूसरी योजना यह है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की योजना है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं ढूंढे जा रहे हैं। देश को दंगा फसाद में झोंकने का काम किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि मेरा ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो लोगों को उनकी, जैसे मान लीजिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है कि उनको भटका रही है। तो जो ऑपोजिशन पे बैठी हुई पार्टी है, ठीक है, तो वो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक्टिव क्यों नहीं होती है? वो लोगों को क्यों नहीं समझाती है? ऑपोजिशन पार्टी भी तो चुप बैठी रहती है सर। अपोजिशन पार्टी एक्टिव है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमारी नहीं, मीडिया एक्टिव होती, अगर मान लीजिए एक्टिव होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप सुनिए, तो आप सुन ही नहीं रहे हो, होती ना। आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा जवाब तो सुनिए ना, आप मेरा जवाब सुनिए ना। जब हमारा अपोजिशन एक्टिव हुआ, हमारे आजम खान साहब जो रामपुर से सांसद हुए थे, पार्लियामेंट में जीत के गए और उन्होंने पार्लियामेंट में राजा के खिलाफ बोल दिया। और जब खिलाफ बोले तो उनके साथ क्या सुलूक किया? उनको आज जेल में डाल दिया गया। उन्होंने गलती क्या की थी कि एक उन्होंने रामपुर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें कानून की डिग्री दी जा रही है, मेडिकल की डिग्री दी जा रही है, एमबीबीएस की डिग्री दी जा रही है, ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही है, इंजीनियरिंग की डिग्री दी जा रही है। उसने एक अच्छा काम किया था, उसको जेल में डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि वो अपोज कर रहा था हमारी सरकार को। दूसरा, अभी देखिए जीत के गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क संभल से, उसके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उसके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा लिखा जा रहा है। उसको 1,90,00,000 रुपए रिकवरी की नोटिस दी जा रही है। उसके वहां जो है 400 लोगों को दंगों में फंसाया जा रहा है। उसके क्षेत्र में लगातार जुल्म और ज्यादती हो रही है। आप बताइए, विपक्ष कह रहा है कि हम वहां मौके पे जाएंगे, जांच करेंगे, तो राहुल गांधी को गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अखिलेश यादव को अरे सुनिए, अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है। जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव देखिए इतने कमजोर तो नहीं है अखिलेश यादव कि उनको ऐसे कर दिया जाएगा। राहुल गांधी इतने कमजोर तो है नहीं।
बिल्कुल नहीं आप है, देश अरे की क्यों जनता नहीं को पता है। भाई, आपके देखिए, मैं पास मौजूदा आपके सरकार से बिल्कुल नाराज हूँ। सुनिए, अगर आप मौजूदा सरकार की बात करें, रूलिंग पार्टी, तो कुछ भी ऐसा काम होता नजर नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो भी कुछ काम करता नजर नहीं आ क्यों रहा नहीं है। कर रहा अगर है हम राहुल फायदे से गांधी? देखें तो नहीं, नहीं, राहुल गांधी, विपक्ष अगर काम करता, अगर विपक्ष राहुल काम करता तो भारत देश की ये सुन स्थिति रहा हूं नहीं ना, होती। विपक्ष को राहुल हमेशा गांधी मजबूत होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए मजबूत होना चाहिए। लेकिन सामने रूलिंग पार्टी से विपक्ष यहाँ पर डरता हुआ दिख रहा है। नहीं, अगर बिल्कुल डर विपक्ष रहा है। डरेगा, विपक्ष कहीं नहीं डर रहा है, राहुल गांधी विपक्ष अपोज के कर द्वारा रहे। ही बोले गए शब्द है अरे सर। बहुत से सुनिए लोगों ने ना, बोला है कि अरे रूलिंग सुनिए पार्टी ना, इनको राहुल डरा रही है। सुनिए ना, राहुल गांधी हाँ, विपक्ष में बताइए। थे तो उन्होंने हम्म खाली एक बयान दे दिया तो हम्म उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए, आज सर राहुल गांधी आज की डेट में अच्छे लीडर माने नहीं जा नहीं, रहे हैं, क्योंकि उनकी उन्होंने सदस्यता लोगों अच्छा, को समझ में आया तो कि उनकी राहुल सदस्यता गांधी क्यों अच्छे नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, तो उनकी सदस्यता पिछली लोकसभा में क्यों रद्द की गई थी? देखिए, उनकी सदस्यता इसीलिए स्ट्रगलिंग, रद्द की गई, नहीं नहीं, उन्होंने इसीलिए बोला, रद्द की गई थी ना, उन्होंने इसीलिए रद्द। उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी सदस्यता रद्द हुई, ठीक है। आगे उनका जो भी स्ट्रगलिंग फेज था, लेकिन आज जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। एटलीस्ट आज उन्होंने भी आवाज सुनिए उठाई। तो, मेरा मानना आज है कि पार्टी के हर एक लीडर को, हर एक कार्यकर्ता को आज भी या उनको, पार्टी से जुड़े हर लोगों को बोलना आज चाहिए। आज भी विपक्ष के नेताओं को जेल से हम्म डराया जा रहा है, ईडी से डराया जा रहा है, आईटी से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गुंडे बदमाश हम्म डरा धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डरना क्यों और है सर? डरना कम क्यों से है? अगर कम आप पॉलिटिकल पार्टी से देश की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं तो डरना क्यों है? पुलिस कस्टडी में पॉलिटिशियन की हत्याएं की जा रही हैं। आप बताइए बिल्कुल ना, सही किसको बोल रहे हैं आप, किसको बिल्कुल मौत सही से, बोल रहे हैं। किसको मौत से लेकिन डर नहीं है? अगर हम लेकिन अगर किसको हम ये मौत से दिखा डर नहीं देंगे, है? अगर हम किसको ये मौत दिखा से डर देंगे कि नहीं है? हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं, तो फिर डराने का नहीं, काम तो किया जाएगा। ये बात कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, क्या सरकार में बैठे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतंत्र मालूम है, या लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, या इमरजेंसी लागू बिल्कुल कर देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अगर बिल्कुल सही देखिए बोल आप रहे हैं। आप तो बिल्कुल समझ वो लीजिए, परिस्थिति नहीं आए आप सामने। आप विपक्ष को डरा लीजिए, आप विपक्ष हम्म को धमका लीजिए, आप विपक्ष को हम्म पुलिस कस्टडी में मरवा दीजिए, आप विपक्ष के हम्म खिलाफ मुकदमे कायम करा दीजिए, लेकिन आपको हम्म श्रीलंका, बांग्लादेश और तमाम ऐसे देश हैं जहां पे तानाशाहों के खिलाफ आंदोलन हम्म हुआ है, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया गया है। बिल्कुल आज बिल्कुल। आज बांग्लादेश समय की है, प्रेस समय का आज है, समय आज सबका आता है। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो है वो हम्म वो हिंदुस्तान में गाजियाबाद में शरण लिए हुए हैं। इसको भी नहीं हम्म भूलना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल जनता सर, कब बिल्कुल। रोडों पे देखिए, उतरेगी और कब उत्तर आपके प्रदेश की मैं जुल्म यहाँ पर जाति बात के करना खिलाफ खड़ी चाहूंगी। होगी, ये आपको नहीं मालूम हो पाएगा कि कब खड़ी हो गई आपके खिलाफ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करना चाहूंगी शिक्षा को लेकर आपसे। मौजूदा हालात शिक्षा की जानना चाहूंगी कि क्या अभी हालात बने हुए बहुत खराब स्थिति है हालात शिक्षा की। हैं? एजुकेशन के नाम पे सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। अब आप अच्छा। बताइए कि इस देश में हम्म चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, हम्म एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस हम्म डॉक्टरों की भारी जरूरत है। हमारे मोदी जी कहते हैं, हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी। और शिक्षा को हम सस्ती हम्म करेंगे। लेकिन जो हम्म एजुकेशन हमारी सरकार में 10-12 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्री मिलती थी, उसकी हम्म फीस बढ़ा करके इस सरकार ने 1 करोड़ हम्म रुपया कर दिया है। क्या किसी गरीब का बच्चा और बेटी और बेटा उसका डॉक्टर बन पाएगा? आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो समाजवादी पार्टी अगर आती है देश में तो क्या शिक्षा मुफ्त हो जाएगी? समान कर देगी शिक्षा, सबके बराबर शिक्षा करेगी, सबके साथ, सबका वादों साथ पर तो सबका जनता को विकास। भरोसा ही वो नहीं है। तो वो तो वादों पर करके तो दिखा। जनता को भरोसा ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं भरोसा है? जनता को भरोसा नहीं हो तो जनता वोट क्यों देती? नहीं, अब आज देखिए ना, वोट आने वाले समय में देखिएगा कि जी, वोटिंग परसेंटेज कम। आप तो बोल रहे हैं ना कि वोट, इधर वोट पे धांधली होती है, तो अब जनता को कैसे भरोसा होगा? वोट मान लीजिए मैंने समाजवादी नहीं, पार्टी को दिया और बीजेपी की तरफ चला गया, तो मैंने तो तो समाजवादी ये पार्टी को तो दिया था। ये तो सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए ना कि बिल्कुल बिल्कुल सोचना इस चाहिए, मैं मुल्क वही को बोल रही हूँ इस आपसे। मुल्क को जो आजादी मिली थी, उस हम्म आजादी को बचाए रखना या उस आजादी को खो देना है। ये हम्म। लोकतांत्रिक बिल्कुल। देश है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की
जो अच्छे सुझाव हैं उनको मानना चाहिए। मेरा सरकार को सुझाव है कि वो साफ सुथरी सामने आए और सीधे कैबिनेट की बैठक बुला करके पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए। पूरे देश के लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर जो भी बकाया है सारे के सारे बकाया खत्म कर देना चाहिए। और जो ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बिल्कुल। तो रेल ये बेचा जा सारे रहा है, सवाल तेल जो है बेचा वो जा रहा है, जेल पार्लियामेंट बेचा में जा रहा है, और अलग सरकार अलग से तरीके से जनता के सामने आने चाहिए, तब जाके जनता भी जानेगी। देखिए विपक्ष वो जब तो आ सामने गया, से अच्छे से बोलेगा। पार्लियामेंट में आ गया। पार्लियामेंट में हम पार्लियामेंट का हाल बता रहे हैं कि आज जो एमबीबीएस की फीस 1 करोड़ रुपए है, इसके लिए मैंने अपने वहां के सांसद जो समाजवादी पार्टी के जीत के गए हैं, उत्कर्ष वर्मा जी और माननीय श्री आनंद भदौरिया जी धौरारा से जीत गए हैं। 2 पार्लियामेंट सीटें लखीमपुर में, दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी के जीते हैं। और दोनों ने पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन लगाया लोकसभा में कि एमबीबीएस की फीस 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए क्यों? लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, गोल मटोल जवाब नहीं दिया। हाँ, गोल मटोल जवाब दे लेकिन दिया। अपने मुद्दे पर डटे रहना चाहिए, अपने तो मुद्दे पर डटे तो डटे है, रहना। डटे तो बिल्कुल है, बिल्कुल। डटे तो देखिए है। क्योंकि अगर पार्टियां सामाजिक हित के लिए होती हैं, लोगों के हित के लिए होती हैं, तो लोगों के हित की बात अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले से आपको बधाई दे रही हूँ वो कि तो हो ही आने रही वाले है। समय में आपकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अपना मौका मिले और आप आगे बढ़े, आपकी पार्टी आगे बढ़े, लोग देश को आगे बढ़ाएं। आप एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिला, प्रधानमंत्री बने अखिलेश यादव जी, तो क्या ऐसा बदलाव भारत देश में आप लाना चाहेंगे जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया? बिल्कुल लाएंगे बदलाव। पूरा क्या इस देश बदलाव? से इस देश से गरीबी दूर करेंगे, इस देश से भूखमरी दूर करेंगे, इस देश से जाति वैमनस्यता, सांप्रदायिक सद्भाव जो कायम करेंगे, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है, और इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए थे। आज जो लखनऊ में मेट्रो चल रही है, जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जा रहा है, जो दिल्ली 5 घंटे में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ये सारी की सारी देन अखिलेश यादव जी की है। एक आना स्टेडियम बना दिया लखनऊ में, जो इंटरनेशनल खेल हो रहे हैं। आपके जो है मतलब इतने विकास के काम कर दिए, जितने बिजली के पावर हाउस बनाए समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। मतलब अगर आज जो आपको बिजली की राष्ट्रीय स्तर समस्या थी, पर मिल जाए अगर मौका, तो आप देश से गरीबी दूर कर सकते हैं पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए चलिए, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी पार्टी सामने आए, ऐसे लोग सामने आए जो देश से गरीबी खत्म कर सके। बहुत सी आपने बातें बताई, बहुत जोशीला मिजाज आपका दिखा कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, और समाजवादी पार्टी अगर इतना अच्छा देश के लिए सोच रही है तो पहले से मैं बधाई देती हूँ। मैं चाहती हूँ आपकी पार्टी आए और देश की स्थिति को यहाँ पर सुधारती हुई नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि समय की सीमा है तो मैं ये वार्तालाप यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर।